बारे में ऐसे तो मेरे को कहा गया कि मैं शिक्षा मंत्री हूं। मेरी हिम्मत कैसे हुई जीएसटी के बारे में बात करने के लिए? आप ताली मार रहे हैं डॉक्टर पटेल। और फिर ट्रेड इंडस्ट्री बॉडी के सामने और सीए जब बैठे रहेंगे उनके सामने ये बात रखना अपने आप में एक दुस्साहस है, लेकिन मैं उस दुस्साहस को आपके सामने थोड़ा करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, मैं इस विषय की प्रवेश करने के पहले झारसुगुड़ा के बारे में एक दो बात कहूं। और मैं यहाँ आके ही ढूंढ रहा था हमारे बोंदिया जी कहाँ गए। हमारे टंकोदर का के बोंदिया जी का जमाना थोड़ा चला गया, उनका बेटा आया होगा। बेटा है क्या इधर? बोंदिया जी का बेटा भी सीए हो गया है? आए नहीं? चलो, आपको उनको मेरा नमस्कार कहना, क्योंकि मेरे अंडरस्टैंडिंग झारसुगुड़ा में मैं एक ही सीए को जानता था, हमारा सुरेश बोंदिया जी। रियली? तो मेरा नमस्कार उनको भी। और आज मैं झारसुगुड़ा में जब हूँ, इसमें एक दो पुराने बात मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। आज 3 अक्टूबर है। बीते काल देश में एक अद्भुतपूर्व संगठन की शताब्दी बनाना शुरू हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारत के अंदर पिछले 100 साल से 1925 विजयादशमी, तब वो अक्टूबर तो होगा नहीं शायद, वो विजयादशमी था। विजयादशमी से 2025 विजयादशमी तक ये 100 साल पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। और मैं झारसुगुड़ा में हूं। मैं इसीलिए याद कर रहा हूं कि उड़ीसा में, जो आज का जो उत्कल प्रांत है उड़ीसा है, उस उड़ीसा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं प्रवेश किया तो उस शहर की नाम है झारसुगुड़ा। और झारसुगुड़ा में कब पहुंचा? लगभग 1936 संघ जन्म हुआ, 11 साल के बाद। और हमारी उड़ीसा एक भाषा आधारित राज्य के नाते देश की पहला राज्य हुआ, और उस राज्य को भी और 11 साल के बाद शताब्दी बनाया जाएगा। आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी उत्सव शुरू किए हैं। 11 साल के बाद उड़ीसा में, उड़ीसा गठन जिस साल हो रहा था उसी साल इसी झारसुगुड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आया। गठन के 11 साल के बाद, यानी और 11 साल के बाद हम उड़ीसा की शताब्दी के साथ उड़ीसा में संघ प्रवेश की भी शताब्दी बनाएंगे। और मेरे लिए वो ऐतिहासिक भूमि है झारसुगुड़ा। और मेरा सौभाग्य है, मेरे लगभग 25 साल की जनप्रतिनिधित्व का समय हुआ। 2000 में मैं एमएलए बना, इसी झारसुगुड़ा क्षेत्र जहां जब पार्लियामेंट होता था देवगढ़, उस देवगढ़ की एक विधानसभा के अंदर में भी एमपी बना, एमएलए बना। बाद में आपके आशीर्वाद से मैं लोकसभा में भी पहुंचा और आपकी प्रतिनिधित्व भी किया। इसलिए मेरा सौभाग्य है, मेरे लंबे समय की 25 साल की इस जनप्रतिनिधित्व के समय में झारसुगुड़ा के साथ मेरा अनन्य संपर्क है। शायद मैं कुछ नई पीढ़ी के लोगों को व्यक्तिगत रूप में नहीं जानता हूं, लेकिन यहाँ हॉल में बैठे हुए लगभग 80% लोगों को। शर्मा जी, आप सो तो नहीं रहे हैं? शर्मा जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हो ही नहीं सकता है। शर्मा जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। शर्मा जी जैसे अनेक मित्रों को मैं, जो यहाँ से आज बेलपहाड़ से, ब्रजराज नगर से, हमारा सुभाष भाई भी ब्रजराज नगर से आ गए इतने तबीयत के अंदर, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सुंदरगढ़ के भी कुछ मित्र आए हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीएसटी के, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और हमारे जिला प्रशासन की सभी अधिकारी मित्र हैं, हमारे राज्य की एमएसएमई विभाग के मंत्री हैं। मैं झारसुगुड़ा की ओर से उनको स्वागत करता हूं। मंत्री जी झारसुगुड़ा आते रहे। नहीं, ना अनुप्रवेश करना, आप राज्य की मंत्री हो, आपकी दायित्व राज्य है। और हमारे यहाँ का एमपी और एमएलए, इन दोनों की जोड़ी ये कपिल देव और कृष्णमाचार्य श्रीकांत जी से है। ये छक्का लगाने वाले लोग हैं। अभी कभी आप लोगों ने, मैं भी सक्रिय जनप्रतिनिधि रहा, लेकिन मैं प्रदीप जी के बारे में एक बात कहूं। प्रदीप जी
मुखर होके अपने जिस विषय को नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बारे में बराबर वो लोकसभा में अपने बातों को एक सरकारी पक्ष की, मेरे को एक बार स्पीकर महोदय कह रही है तुम्हारा एमपी ये सत्ता पक्ष की है विपक्ष की है, ये इतना मुखर होके लोगों की बात को रखते हैं। भला साहब वो स्वभाव से विपक्ष है, बातों को रखने में अत्यंत इमोशनल होके, आग्रही होके अपने आप लोगों की बात को रख रहे हैं। मेरे मित्र हैं, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, प्रदीप पुरोहित जैसे व्यक्ति को आज आपका एमपी बना है, और टोंको तो आप ही का है, तो आपको उनके बारे में मैं क्या कहूं। हमारी नई पीढ़ी की सचेत राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे हो, टंकधर ने आज पिछले 16 महीने में उड़ीसा प्रदेश में एक बेंचमार्क उन्होंने खड़ा किया है। अभी किसने मेरे को, मैंने तो देखा नहीं, कोई एक टीवी चैनल में टंकधर का एक इंटरव्यू अभी आया था कंस्टिट्यूंसी के बारे में, अपना चुनाव क्षेत्र के बारे में, मैं देखा नहीं उसको, किसी ने कोई हमारे सीनियर मेरे को बताए कि मैं तो उस इंटरव्यू को उड़ीसा की सभी यानी भाजपा की विधायकों को भेजा है कि भाई देखो एक जनप्रतिनिधि कैसे काम कर सकता है एक नई, इसलिए झारसुगुड़ा में मानता हूं जब डबल इंजन की सरकार है, ये दोनों ड्राइवर भी आपके अच्छे हैं और मैं उनके साथ हूं, दोनों के साथ हूं, और आप सब बधाई के पात्र हो कि इतने कम समय में 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ झारसुगुड़ा एयरपोर्ट को उद्घाटन करने के लिए आए थे, और अभी अभी इसी सप्ताह भर पहले प्रधानमंत्री जी जब सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, उसी दौरान उन्होंने उचित माना फिर एक बार उड़ीसा आना और झारसुगुड़ा आना, इसलिए आप लोग इन दिनों में झारसुगुड़ा वालों को ज्यादा चलती है, आप लोगों को बधाई है। मित्रों, मैं थोड़ा समय देश की स्थिति क्या है, मैं जीएसटी के ऊपर आने की पहले देश की स्थिति क्या है उसके बारे में थोड़ा, मैं इसको कैसे चलाएं, रेड बटन, चलो आप वहीं से करो, वहीं करो, वहीं से करो, मैं आपको। मित्रों, मैं थोड़ा जीएसटी, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के बारे में कहने के पहले मैं थोड़ा प्रयास करूंगा कि अभी ये पिछले 10 साल में क्या हुआ, अगर कोई विषय की कोई सब्जेक्ट की थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट हम ठीक से कर पाएंगे तो विषय को समझने के लिए सुविधा होगा। मित्रों, जैसे अभी हमारे प्रदीप जी ने कहा कि हम विश्व की 4थे नंबर की इकोनॉमी हो गए हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं हम लोग। अभी थोड़ा हमारी इकोनॉमिक साइज क्या है, आज हमारी इकोनॉमिक साइज है $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, सबकी कारोबार होती है, कारोबार की एक साइज होती है, देश की हमारी कारोबार की साइज है $4 ट्रिलियन। मित्रों, मैं इस ग्राफ में एक चार्ट नीचे लिखा है 2007 में हम क्या थे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आजादी हुई 1947 में। 1947 के उपरांत भारत की जब नई सरकार बनी तब से $1 ट्रिलियन बनने के लिए हमको लगा 2007, यानी 60 साल लगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी साइज बनने के लिए। स्वाभाविक है, देश आजाद हुआ था, हमारी जेब में पैसा नहीं था, हमारे लोगों की कमर टूट चुकी थी, हम अपने पैर पे खड़ा होना शुरू किए। उन दिनों में हीराकूद बांध बनी, ब्रजराज नगर इलाका में कोयला की खदान हुई, यहाँ रेलवे जंक्शन हुई झारसुगुड़ा में, हमारी ओरिएंट पेपर मिल चली, भास्कर टेक्सटाइल मिल चली, टाटा रिफ्रैक्टरीज आई होगी, इन दिनों में सब हुई होगी। ये होते 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 हम लोग, अटल जी की सरकार बनी 98 में, यहाँ नेशनल हाईवे हुई, पहली बार झारसुगुड़ा जिले में अटल जी के समय में ही नेशनल हाईवे आई हुई है, जो आज बिलासपुर से लेकर पारादीप तक कनेक्टिविटी है, तो सब इन दौरान हुई है। यह सब होते हुए भारत $1 ट्रिलियन बना 2007 में, यानी 60 साल के बाद। फिर उसके आगे देखिए, जब 2014 आई, फिर 7 साल, दूसरे $1 ट्रिलियन होने के लिए और 7 साल लगा। 2014 तक हम $2 ट्रिलियन साइज की इकोनॉमी हुए। फिर हमारी जर्नी आगे हुई, 14 के बाद अनिर्णयता के ऊपर इंडिसेस ने, उसके बाद
एक लचर शासन प्रणाली से एक स्पष्ट शासन प्रणाली देश के सामने आई। आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद किया, इसलिए प्रधानमंत्री जी देश की सेवा करने का अवसर मिला। तब 2014 से $3 ट्रिलियन होते होते 21 हो गया, यानी फिर 7 साल लगी। उस दौरान ये थोड़ा जल्दी होता अगर कोरोना ना होता। 20-21 ये 2 आर्थिक वर्ष तबाह हो गई, डूब गई, हम लचर गए। उसके बावजूद भी हम लोग मेंटेन किए ग्रोथ को। दुनिया तब, आज दुनिया के अनेक डेवलप्ड नेशन आज अपने स्थितावस्था में बैठे हैं, खराब हो गए हैं, कोरोना की मार को झेल नहीं पाए, लेकिन भारत उसको सामना किया और 2021 आते आते हम लोग $3 ट्रिलियन हो गए। यानी पहला $1 ट्रिलियन 60 साल, दूसरे तीसरे $1 ट्रिलियन पहुंचते पहुंचते 7 साल। मित्रों, आगे की जर्नी देखिए। जब 2024 आया, माने 21 से 24, तब विश्व की अर्थनीति को थोड़ा आप लोग सब सीए मित्र और सब जो आप दुनिया की कारोबार करते हो, झारसुगुड़ा जिला तो हमारी एनर्जी मार्केट है, झारसुगुड़ा जिला तो हमारी स्टील की एक हब हो चुका है, झारसुगुड़ा जिला तो हमारी एल्यूमिनियम की प्राइस डिफाइन करने वाला जिला हो चुका है। ये सब ग्लोबल कमोडिटी है, विश्व की अर्थनीति को प्रभावित करने वाले ये सब चीज झारसुगुड़ा जिला से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आपको धृष्टता नहीं करूंगा। मैं इन दिनों में देश के एक बहुत बड़े प्रशासक अमिताभ कांत जी को निमंत्रित किया था इस इलाका को घूमने के लिए। वो आए थे झारसुगुड़ा में उतर के, जब झारसुगुड़ा में रहे, फिर संबलपुर गए, सब अधिकारी मित्रों से बातचीत किए, लौट के जाके मेरे को उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी आपने मेरा कल्याण किया। बोला सोयाबीन का अमिताभ कांत जी मैंने क्या आपको मदद किया, वो दुनिया का देखा हुआ व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि मैं खुद को बड़ा विज्ञ व्यक्ति मानता था, बहुत जानकार व्यक्ति मानता था, लेकिन मैं झारसुगुड़ा जाने के बाद मेरा आई ओपनिंग हुआ कि देश के अंदर इतने बड़े इकोनॉमी हॉटस्पॉट है और इतनी चुपचाप छुपी हुई जगह पे एनर्जी, स्टील, एल्यूमिनियम माइनिंग में इतनी बड़ी लकीर खींच रहा है, ये मेरे को मालूम नहीं था। ये है हमारे झारसुगुड़ा संबलपुर की परिचय। मित्रों, सारे के बाद पिछले 3 साल में विश्व की अर्थनीति जिस चैलेंजिंग सिचुएशन में है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन 2021 से 2024 में गिन रहा हूं, उसी समय में एनर्जी मार्केट में काफी गिरावट आई। दोबारा बाइडेन की लीडरशिप आ गई। जब बाइडेन की लीडरशिप आई अमेरिका में, तब कोयला के ऊपर प्रतिबंध आ गई, एनर्जी की मार्केट ट्रेंड शिफ्ट हुआ, ऑल्टरनेटिव मिनरल्स की बात चल पड़ी। ये सब लोग सब करते हुए भी भारत लास्ट 3 साल में $1 ट्रिलियन अचीव किया। माने ये हमारी जर्नी की। हमने आगे की स्लाइड हमारी गति में इस स्लाइड में दिखाया। मित्रों, यह हमारी इकोनॉमी साइज कैसे, जैसे मैंने आपको $1 ट्रिलियन में मैंने कोशिश किया समझाने के लिए, जो स्लाइड 3-fold इंक्रीज इन जीडीपी इन लास्ट डिकेड। 2014-15 में हमारी जीडीपी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की साइज क्या थी? हमारी साइज थी 106.57 लाख करोड़ रुपया। कारोबार, ये टर्नओवर की बात है, सीधा सीधा आप लोगों की धंधा की साइज उसी से पता चलता है। आप 2024-25 में देखिए, जो 2014-15 में, मैं बहुत पुरानी बात को नहीं जाना चाहता हूं, 2014-15 में उनको मुबारक, जिनके हाथ में दायित्व था, उन्होंने जैसे कारोबार किया, देश में पैसा था या विदेश चला गया था वो जाने। हम जब आए, हमको विरासत में मिला 106.57 लाख करोड़ की साइज ऑफ जीडीपी। पिछले 11 साल में जो लोग कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी खत्म हो गई, उनको ये स्टेटमेंट आप लोगों ने, इसमें मेरा झारसुगुड़ा का कंट्रीब्यूशन है, इसमें मेरा संबलपुर की कंट्रीब्यूशन है, इसमें मेरा सुंदरगढ़ की कंट्रीब्यूशन है, इसमें मेरा राउरकेला की कंट्रीब्यूशन है, उसमें मेरा उड़ीसा की कंट्रीब्यूशन है, मेरा पड़ोसी छत्तीसगढ़, झारखंड की, समूचा पूर्वी भारत की बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें मेरे साइज आज बढ़ के 331.03 हो गया। 3-fold ग्रोथ हुई है मेरे इकोनॉमी की, जीडीपी की साइज। मित्रों, इसमें मैंने जो कहा कि हमारी दुनिया की, ये दिख रहा है ना पीछे भी, ये वाला चार्ट आप दिख पा रहे हैं, इसमें हमने ये समझाने का कोशिश किया कि
हम बढ़े नहीं है, हमारा बढ़ने की गति क्या है। देखो धीरे धीरे कछुआ चाल में हम बढ़े, इसमें तो एक आनंद है ही, लेकिन बढ़े कैसे, बढ़ने की भी अपने आप में एक ब्यूटी है। मित्रों आज देखो दुनिया की ग्रोथ रेट 2.6 है, ग्रोथ है दुनिया की, वर्ल्ड एवरेज है। सबसे ताकतवर इकोनॉमी जिसको कहा जाता है यूएसए की ग्रोथ रेट है 1.8। ये जो सब मारा मारी हो रहा है ना, तारीफ बरीफ ऊपर नीचे सब उसी ग्रोथ की स्टोरी है, बढ़ने की स्कोप ही नहीं है। 1.2% बिलो ग्लोबल एवरेज के नीचे है। जर्मन इतनी बड़ी इंजीनियरिंग कैपेसिटी वाला देश है, ग्रोथ स्थिर हो गया है। यूके जो दुनिया को सदी सदी तक शासन किया था, हमको 2.5-3 सदी शासन किया था, उनकी ग्रोथ अभी 1.1। अब उनको हमने पीछे छोड़ के आगे जा चुके हैं। चाइना दुनिया की और एक बड़ी ताकत है, दुनिया और एक बड़ी ताकत है, उसकी ग्रोथ 4 में अटक चुकी है। ब्राजील और भी एक फास्ट ग्रोइंग अर्थनीति कहा जाता है, पॉपुलेशन ज्यादा है, उनकी ग्रोथ 2 है। और भारत का देखिए, भारत के ऊपर प्रेडिक्शन है ये 6.3 to 6.8 में जाएगा। अभी इंडिया की ग्रोथ है 6.2, ताली बचा के रखिए। अभी लास्ट क्वार्टर की डाटा आई है 7.8, 7.6, ये भारत की ग्रोथ रेट है। ये आप लोगों को मैं समर्पित करता हूं। ये दोनों साइज और स्पीड दोनों में मेरा मार्क माई वर्ड, झारसुगुड़ा हैज ए बिगर कंट्रीब्यूशन। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आगे मित्रों आज हमारा एक्सपोर्ट को देखिए। हमारी एक्सपोर्ट, एक समय हमारी स्थिति ये था, हम अमेरिका से 60 के दशक में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं या सीनियर लोग हैं, उन्होंने अपने पिताजी से सुने होंगे, हमने एक समय था हमारी खाद्य की अभाव था, खाद्य की अभाव था। हम लोगों ने, मैं अभी आज संबलपुर जिले से आ रहा हूं, हमने पिछले साल संबलपुर से 1000 करोड़ रुपया की धान खरीदा है, केवल संबलपुर जिले में। बरगढ़ जिला का तो मैं गिनती नहीं कर पाऊंगा। प्रदीप बाबू इतने धान उगाते हैं बरगढ़ जिले में, शायद बरगढ़, मेरे संबलपुर में 7-8 लाख मीट्रिक टन है, तो शायद आपके वहां 30-1 लाख मीट्रिक टन तक जाता है। माने 3-4 हजार करोड़ रुपए की धान केवल बरगढ़ जिला ही उगाता है। यह स्थिति आज हो चुकी है। देश छोड़ दीजिए, मैं संबलपुर महानदी बेसिन की बात कहूं, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, ये जो वाला बेल्ट है, इसको मैं गिनूं तो ये मेरा उपलब्धि है। आज देखो एक्सपोर्ट में, एक समय हमको हमारा खाद्यान्न इंपोर्ट करना पड़ता था। आज मेरे भारत के एक्सपोर्ट, कुछ भी तारीफ लगा दे, मेरे आज 77% मेरा आज ग्रोथ हुई एक्सपोर्ट में। ये मेरा आज उपलब्धि है। जब मैं 13-14 और 24-25 की, मैं एक आंकड़ा आपको कितना दिख पा रहा है, 466 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होती थी 13-14 में। ये बढ़ के 824 हो गया ना, इसकी 77%, नियर 75, मोर देन 75% की ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट में। ये हमारी जो एफडीआई की इनफ्लो, कोई भी देश, आप इसको तो भूले ही नहीं होंगे। देश में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, देश में मिनिमम स्पेंडिंग के लिए पैसा ही नहीं था ट्रेजरी में, सोने को गिरवी रखना पड़ा था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये शायद 90s की बात है, 91 की बात है। 91 में भारत की सोने को गिरवी रखना पड़ा था, और आज हमारी एफडीआई की डिपॉजिट 81.04 हो गया है। 36 बिलियन डॉलर से ये बढ़ के 81 बिलियन डॉलर हो गया है। यह हमारी ग्रोथ है। अगर मैं इसमें हमारी वैदेशिक मुद्रा, आखिर गिरवी क्यों रखना पड़ा था, हमारी जेब में पैसा ही नहीं था। हमारी जो विदेश की चीजों का ऑयल कमोडिटी खरीदना पड़ता, हमको उन दिनों में, अभी भी हमको 4-7-8 बिलियन डॉलर की कच्चे तेल खरीदना पड़ता है। हमको कभी कभी हमारी कुछ एसेंशियल कमोडिटी मशीनरी खरीदना पड़ता है, हमको टेक्नोलॉजी खरीदना पड़ता है, हमको वैक्सीन हमने बना लिया, मेरे मित्रों ने उल्लेख किया, वैक्सीन बना लिया, अच्छी बात है, लेकिन कई चीजों को हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके फॉरेन करने के लिए जेब में तो पैसा होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।
आज देखिए मेरे फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व क्या है, 697, यानी लगभग 700 बिलियन डॉलर मेरे जेब में पैसा है। दुनिया के अंदर मैं सर उठा के खड़ा हो सकता हूं, मेरे पैसा इतनी है। The reserves are enough to cover more than 11 months of goods imports, providing a safety net in the times of global shock. दुनिया में एटम बम गिर जाए, दुनिया की करेंसी में डिसरप्शन आ जाए, दुनिया की फ्लाइट्स बंद हो जाए, दुनिया की आवागमन बंद हो जाए, उसके बावजूद भी लगभग एक साल मेरे जेब में इतनी पैसा है, मैं देश की 140 करोड़ नागरिकों को सुरक्षित रख सकता हूं। ये मोदी है तो मुमकिन है, यही हुई है पिछले 11 साल में। आगे मित्रों, जब ये सारे विषय कहा जाता है कि भाई इसमें सामान्य आदमी तो बड़े बड़े बात है, ये तो बड़े बड़े संपन्न लोगों की बात है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज बढ़े, आपकी जीडीपी की ग्रोथ हो, तो हमारी समझ की परे है। सामान्य आदमी को कैसे हम उसको समझा पाए, सामान्य आदमी को क्या उससे संपर्क है। बड़े बड़े बिग डाटा इंपैक्ट करता है, लेकिन सामान्य आदमी उसको बहुत समझने की स्थिति में नहीं रहता है। समझता है कि उसकी दाल रोटी के भाव से, रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानी से, कपड़े की भाव क्या है, दवाई की भाव क्या है, खर्चा कैसे हो रहा है, इसके ऊपर इससे उसके साथ संबंध, उसकी वो कुछ नहीं समझता है। भाई मेरे जेब ढीला हुई या भरा, ये उसकी सीधा सीधा कारोबार। ये मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई बात। मैं एक तथ्य रख रहा हूं, एक बिगड़ेल घर की लड़का पार्लियामेंट से बाहर आ गया, मैं भी आगे पीछे आ रहा था, बाहर आके कहा कि भारत की इकोनॉमी खत्म है। आपने देखा भी होगा, उसको समझाने के लिए 3 बार कहना पड़ता है, खत्म खत्म खत्म। वो जैसे अमिताभ बच्चन जैसे डायलॉग मारता है, गवर सिंह टाइप का। देखो मैं मित्र एक प्रमाण देना चाहता हूं, झारसुगुड़ा मेरे गांव है, मेरे गांव के सामने मैं प्रमाण देता हूं। देखिए मैं उनकी 4 से 14 किस खानदान की शासन थी देश में, किनके हाथ में रिमोट था, कोई किसी को प्रधानमंत्री बनाए, चाबी किसके हाथ में रहे। उस 10 साल में मुद्रास्फीति, महंगाई की दर 8.2 था, 8.2 था मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की रेट। आप लोग उसको भली भांति जानते, उसकी सीधा सारे चीज महंगा। उन दिनों की आमदनी की तुलना में, उन दिनों में देश की जितना इनकम होती थी, पर कैपिटा इनकम होती थी, उस तुलना में खर्चा ज्यादा होती थी। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन 8.2 था, और मेरा तो 15 से 25 में दाई हूं। आपने हमको सेवा करने का अवसर दिया। हमारे समय में ये 5 है। अभी मुद्रास्फीति बिलो 5 है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं बिलो 5 होने से ये अफोर्डेबल है। ये मेरा स्थिति है। ये जो कलम में मैंने, मित्रों कोई भी देश की कारोबार, मैं तो इस झारसुगुड़ा जिले का जब झंडा चौक था, वहां आजकल वो मारवाड़ी में पिछले दिनों में आया था, पूछा कि वो बासा है कि नहीं है। कहाँ गया हमारा, चला गया ना संजू, मैं आपको ही पूछा था तिवारी जी। वहां झंडा चौक के नीचे बाएं ओर एक गली के अंदर एक मारवाड़ी बासा होता था। मैं अनेकों साल वहां जाके बासा में कड़ी चावल खाना खा के आया हूँ, पापड़ अच्छा मिलता है, मैं खाना खा के आया हूँ। वो पुराना झारसुगुड़ा मैंने देखा है। मैं वेदांतों को स्वागत करता हूं। कल सज्जन जी आए थे, सज्जन जिंदल जी उतर के झारसुगुड़ा से, मैंने उनको कहा आए हो तो आप थोड़ा मां समलेश्वरी का अच्छा दिन पे आ गए, आप थोड़ा आओ संबलपुर में दर्शन करके जाओ। तो कहे कि मैं झारसुगुड़ा आया हूं। आप संबलपुर में आपका कारखाना है। हमारा थोड़ा कल नोकझोंक हुई। मैं झारसुगुड़ा वालों को सामने बता दे रहे, भूषण जो पुराना था, जो अभी JSW संबलपुर में है, प्रदीप बाबू टंका धैर्य दोनों जान के रखो, वो संबलपुर में है। उतरते आप बड़े लोग हो, आप गेट कीपर, गेट के पास आप बैठ गए, SP कलेक्टर दोनों को बिठा के दिया है आपने। उनको काल आए थे। मैं वो जिंदल आज हमारे पास है, आदित्य एल्यूमिनियम इसी बेल्ट में है, रुंगटा इसी बेल्ट में आ गया, महानदी कोयला कंपनी यहां है, NTPC जिले में है। ये सारे बड़े बड़े उद्योग यहां है। लेकिन मित्रों मैं भ्रम में नहीं हूं, ये उद्योग बड़े बड़े देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन देश की कारोबार,
देश की नागरिकों की जेब में पैसा भरने की काम करता है हमारा रिटेल इन्वेस्टर। छोटे काम जो मेरा माई अंडरस्टैंडिंग झारसुगुड़ा ये एक हब है रिटेल इंडस्ट्री की, रिटेल इन्वेस्टर की, छोटे कारोबारियों का एक अच्छा प्रयोगशाला है झारसुगुड़ा। इस झारसुगुड़ा में रिटेल इन्वेस्टर के बारे में मैं कहूं, पहले 2019 में जब इकोनॉमी में दम होती है, निर्णय होता है, सुशासन होता है, पारदर्शिता रहती है। जब मैं पारदर्शिता को आपके मन में आ रहा होगा ये इनकम टैक्स वालों की बिठा के सामने कहने से क्या पारदर्शिता होगा? क्यों भाई? स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी ये आपके ऊपर भी लागू होती है, ये आपके ऊपर भी लागू होती है। आज मैं आप लोग अच्छे काम कर रहे हो, मैं आपको प्रशंसा करता हूं, लेकिन आप ज्यादा डराना नहीं। व्यवसाय डरा के नहीं बढ़ने वाला है। व्यवसाय को हमको कोई, हमें प्रधानमंत्री जी कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नेंस की पहला आउटकम है डराना बंद। यह व्यवस्था आज है, इसीलिए आज देखिए रिटेल इन्वेस्टर की, मैं आज किसी के हाथ में लोग कहते हैं कि भाई हमारी देश की बड़े बड़े पैसा वाले बाहर चले जाते हैं, मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं, यह आंकड़ा कहता है 2019 में 4.9 करोड़ लोग रिटेल इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नेटवर्क में थे, जो बढ़ के अभी 13.2 करोड़ लोग हो चुके हैं। हमारी 3 गुना की ये वृद्धि हुई है हमारे रिटेल इन्वेस्टर की साइज में, 2.7x हुई है। आगे देखिए, इन दिनों में जो हमारी ट्रांजैक्शन बढ़ी है, ट्रांजैक्शन में यूपीआई करके दुनिया की आज अगर 1 रुपया डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है, देखो आज दुनिया के अंदर भारत की मर्यादा इसलिए बढ़ी है, भारत में कोई आता है चाय भी पीता है तो अभी वो बटुआ नहीं निकालता है, चिल्लर नहीं निकालता है, अपना मोबाइल फोन निकालता है। अपना मोबाइल फोन लिख के, और उसको लेने वाले कौन है? हमारे रेडी पटरी में बैठने वाला, खुमचा वाला, ठेला वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, सभी के पास अभी क्यूआर कोड है। ऐसे ऐसे क्यूआर कोड भी लगता नहीं आजकल, फोन पे नंबर बता, टका टक टका टक से प्रमाण हो गया, चलो जाओ, टिप्स भी उसमें दे दिया जाता है। ये आज हमारा स्थिति है। हमारे देश में यूपीआई आई है। यूपीआई के कारण पिछले इन दिनों में यूपीआई पिछले 7-8 साल की इंस्ट्रूमेंट है, 64 करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। आज दुनिया में अगर 1 रुपया की डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है, उसकी लगभग 50 पैसा केवल भारत में होती है। इसका नाम है डिजिटल इंडिया। मित्रों, अभी कोई भी देश में एक कितने लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में कोई ना कोई भी प्रकार की नेट में है। आज भारत में इसकी ग्रोथ होके, मैंने एक आंकड़ा दिखाने के लिए कोशिश किया, हमारी 53.9% 2021 में पूरा कारोबार के अंदर इतने लोग फाइनेंशियल में नागरिक, कारोबार में नागरिक किसी ना किसी फाइनेंशियल इंक्लूजन में वो लोग जुड़े थे। 2021 में 53%। आज अभी एक आयोलो का सर्वे आई है, इसमें मैं उसको कोट किया है, 2025 की सर्वे में लगभग, मैंने इसमें 67 एक्यूरेट लिखा है, 67% लोग भारत की कोई ना कोई सोशल सिक्योरिटी नेट में, फाइनेंशियल नेट में जुड़ा है। प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना, उज्ज्वला योजना में मुफ्त में गैस सिलेंडर और उनको सब्सिडी में गैस मिलना, घर मिलना, बिजली मिलना, पानी मिलना, पेंशन मिलना, धान की पैसा मिलना, सुभद्रा जैसे स्कीम पे योजना मिलना, भारत में कोई ना कोई, आयुष्मान भारत योजना में स्वास्थ्य के कार्ड मिलना, कोई भी डेवलप। जब हमारी डेवलपमेंट की अर्थ क्या होता है? सिर्फ धनियों के पास धनी पैसा ज्यादा ना रहे, वेल्थ क्रिएटर जिनके पास वो पैसा और बनाए, अच्छी बात है, वेल्थ बनाना ही चाहिए, लेकिन क्या समाज में सामान्य लोगों के पास वो सिक्योरिटी नेट बनती है? आज भारत में 67% पोस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन में है। मित्रों, कारोबार जब बढ़ी है, भारत ने अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से भाषण दिया, उन्होंने कई विषय कहा, उसमें एक विषय जो मेरे मन को बहुत छुआ, मैं उसको यहाँ लाया आपके सामने रखने के लिए।
उन्होंने कहा कि भाई देखो, भारत की नौजवान अद्भुतपूर्व चीज कर सकते, अद्भुतपूर्व चीज कर सकते। आपके ऊपर मेरा भरोसा है, यानी युवाओं के ऊपर प्रधानमंत्री जी का भरोसा है। आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ पीछे खड़ा हूं। ये सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने किया। 2016 में इस देश में 502 स्टार्टअप होते थे। स्टार्टअप की एक छोटी सी डेफिनेशन है, कोई भी चीज करो तो उसमें इनोवेशन होनी चाहिए, उसमें जॉब क्रिएट होनी चाहिए। दो शर्त है, अनेक चीज है लेकिन ये दो, इनोवेट होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए और उसमें जॉब क्रिएट होनी चाहिए। आज भारत सरकार की डीपीआईटी को अगर मैं कोट करूं, आज भारत में 1.9 लाख स्टार्टअप बन चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर। यह भारत की नई पीढ़ी के झारसुगुड़ा में उसकी भी फुटप्रिंट आया होगा। हमारे घरों के बच्चे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इनोवेट एंड जॉब क्रिएटर बन चुके, इनोवेटर और जॉब क्रिएटर बन चुके। ये आज देश की स्थिति है, क्योंकि उसके सीधा उसके रिफ्लेक्शन देखिए। 2015 में हमारी जो एक वैश्विक संस्था है जिन्होंने विश्व की देशों की इनोवेशन कैपेसिटी क्या है उसको गिनती करता है, हमारी देश में पहले हम कहां खड़े थे? हम 2015 में दुनिया के अंदर 81st पोजीशन में थे। हमारी देश की रैंकिंग 81st इन इनोवेशन इंडेक्स में हम थे, और आज 2025 में हम 24 में हम कहां खड़े हैं? 39 पोजीशन तक आए हैं, 81 to 39। यह हमारी जंप, 40 से ज्यादा % हमने जंप किया है। यह भारत की नौजवानों के लिए मैं समर्पित करता हूं। आगे भी तो और एक चीज मैं आपको समझाऊं, इन दिनों इस 10 साल में क्या हुआ है। अनेक लोग कहते हैं कि भाई गरीबी है, गरीबी है। मैं चुनौती को स्वीकार करता हूं, हम भागने वाले में नहीं है। मनुष्य एक आकांक्षी व्यक्ति है। 20-25 हजार में जो चीज गुजारा हो जाता था, आज उसकी खर्चा 40 हजार हो चुका है, उसी खर्चे का। 10 साल पहले जो काम 10 हजार में होती थी, उस काम की आकार बढ़ के अभी 25 हजार हो चुकी है। खर्चा बढ़ रहा है, आकांक्षाएं बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तथ्य कह रहा है, हमारी गरीबी रेखा में 2005 में, नीचे 5 ही लिखा ना, 2005-6 में देश में लगभग 55% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। इसमें ग्रोथ होते होते इसकी संख्या घटते पिछले 2014 से 24 के अंदर, 22-23 के अंदर नेट 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। घर मिला, एलपीजी सिलेंडर मिला, बिजली मिली, पीने की पानी मिला, बैंक खाते खुले। मैं अगर आपको बैंक खाता कितना खुला है, मैं उसके एक तथ्य आपके सामने दूं। मित्रों, 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए, उस समय में मैं भी उस दिन पहला आपके आशीर्वाद से मैं भी सरकार में मंत्री की भूमिका में था। प्रधानमंत्री जी 2014 15 अगस्त में लाल किले से भाषण दिए। 2 बात कहे तो मैं तो समझ ही नहीं पाया। मेरे मतलब प्रधानमंत्री जी इतने बड़ा नेता, इतना बड़ा देश, ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं लड़कियों के लिए टॉयलेट बनाऊंगा, महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाऊंगा। तो मेरे समझ की तो परे था, प्रधानमंत्री ये क्या बात कह रहे हैं, उसकी क्या अर्थ होगा? दूसरा बात उन्होंने कहा, मैं गरीबों की बैंक खाता खुलाऊंगा। मतलब बैंक खाता नहीं है क्या? हमारे घर में तो है, मेरा भी है, मेरे भाई का है, मेरे माँ पिताजी सबके घर में है बैंक अकाउंट। क्या बात कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट खुलाएंगे? मित्रों, जब तथ्य मैं आपके सामने कहूं, 2014 में देश की सिर्फ 13 करोड़ बैंक खाते थे। 2025 में उस बैंक खाते की संख्या बढ़ के 56 करोड़ हो गया है। इतने संख्या बढ़ी है। आप भी मेरे को ध्यान में आकर, मेरे गरीब की नसीब कहां था बैंक के बरामदा में चढ़ने के लिए? वो 2 बंदूक वाले खड़े रहते तो उनको धकेल देते थे। प्रधानमंत्री जी ने जीरो बैलेंस अकाउंट की कल्पना लाया। गरीबों ने लाखों करोड़ रुपया उसके बावजूद रखा। भले ही प्रधानमंत्री जी ने उनको अनुमति दिया कि आपकी जीरो बैलेंस में अकाउंट आपको खुल सकता है, लेकिन उन्होंने कहा हम पैसा रखेंगे। लाखों करोड़ रुपया आज गरीबों ने बैंक खाते में रखा है। आज बैंक खाता खुल चुका है।
गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं। ये पिछले 10 साल में हुई है। आगे मित्रों, मैं अभी आऊं और एक दो चीज आपके सामने रखूं, देश की स्थिति में क्या है। मित्रों, अभी एक मेरे को सौभाग्य मिला कि भाई जब मैं पेट्रोलियम विभाग में काम कर रहा था, तब एक प्रधानमंत्री ने एक दिन बुला के कहा मेरे को कि जो आप लोगों की सब्सिडी जाती है विशेष करके एलपीजी में, क्या उसको आप डायरेक्ट बैंक खाता में पहुंचा सकते हो? फिर ये ऊपर गया मेरे ऊपर, चला एलपीजी क्या है, बैंक खाता क्या है, कैसे जाता है, उसको सब्सिडी कैसे ट्रांसफर करे। फिर मैंने आके मेरे अधिकारी मित्रों से बात किया, हम लोग बैठक की, फिर हम लोगों ने एक जाम ट्रिनिटी की कल्पना, जाम ट्रिनिटी पहला इंप्लीमेंटेशन करने का सौभाग्य आपकी इस भाई को मिला था। मैंने बैंक खाता, एलपीजी कंज्यूमर नंबर और आधार नंबर, आप लोगों ने भी किया होगा उन दिनों में, इन तीनों को हमने जोड़ने के कारण लाखों करोड़ रुपया की आज फायदा हुआ, जिसके कारण आज अभी तक कुल मिला के डीबीटी 47 लाख करोड़ रुपया अभी लेन देन में नहीं गया है, हाथों हाथ नहीं गया है, बैंक के थ्रू गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दिल्ली पैसा, मैं आपको एक याद दिलाऊं, शर्मा जी, राजीव गांधी जी ने कहा था 85 में, दिल्ली में अगर मैं 1 रुपया डालता हूं तो गांव तक जाने में कितना पैसा पहुंचता है? 15 पैसा कहा था। 15 पैसा, लखानी साहब सीए है, उसको काट दिए 5 पैसा और मार्जिन दीजिए उनको, उन्होंने 15 पैसा कहा था लखानी जी, यानी 85 पैसा बिचौलिया खा जाते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 रुपया दिल्ली से डालते हैं, चंद सेकेंड्स में लाभार्थी के खाते में 1 रुपया का 1 रुपया पहुंचता है। 47 लाख करोड़ रुपया हमने इन दिनों में बैंक खाते में पहुंचाया है। मित्रों, मैं एक इसकी बैकग्राउंड के साथ थोड़ा मैं अभी मूल विषय पे आता हूं। मैं इतना विषय कह के आपको थका दिया है कि आप मूल विषय जो आप ज्यादा जानते हो मेरे को ज्यादा पूछोगे नहीं और कहोगे नहीं, फिर भी मैं 2-3 चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शर्मा जी, आप बायस्ड आदमी हो, मेरे को आपका प्रेम ज्यादा रहता है, इसलिए मैं कुछ भी कहूं तो बैठिए मेरे मित्र, ये कहने नहीं देंगे किसी को। आप देखिए 2017 में जीएसटी लॉन्च हुई, उसके पहले क्या था आपके सामने है? मल्टीपल टैक्स, कई लोगों की एक प्रकार से, मैं ऐसा, ये व्यवसायियों का शहर है। मैं एक बार हमारे यहाँ एक सीबीडीटी में एक हमारे उड़ीसा मूल के व्यवसायी मोदी जी थे, जटनी के, आप में कई लोग जानते होंगे, पुराने इनकम टैक्स वाले जानते होंगे। मोदी जी एक दिन मेरे घर आए, बोले मोदी, बोले प्रधान साहब बड़ा अनर्थ हो रहा है इन दिनों में। बोला क्या हुआ? बोले कि हमारे देश की वेल्थ क्रिएटर गुमास्ता बनने लगे हैं। मैंने मोदी जी में समझा नहीं। बोले देखो, मैं मोदी, मेरे पिताजी का गल्ले की कारोबार था, लेकिन मेरे को कोई टैक्स वाला ने आके धमकाया मेरे पिताजी को, मैं बचपन पे उसको देख रहा था, मेरे मन में आया कि भाई मैं गले में नहीं बैठूंगा, मैं उसकी जैसे अधिकारी बनूंगा। और मैंने ऑल इंडिया सर्विस में बैठा, मैंने नौकरी कर लिया, मैं आज यहाँ सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स की हाईएस्ट फोरम जो है वहां तक पहुंच गए। बोले लेकिन मैं बन तो गया, लेकिन अगर मैं धंधे में था रहता तो शायद मैं हजारों लोगों को नौकरी दिला सकता था। मैं वेल्थ क्रिएटर बनता तो जॉब क्रिएट होता, जॉब क्रिएटर होता। टैक्स की क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी? स्टेट की कई प्रकार की टैक्स, सेंट्रल की कई प्रकार की टैक्स, इस कंप्लेंट्स हो जाए तो उस कंप्लेंट्स, फिर प्रश्न उठता है, उस कंप्लेंट्स हो जाए तो और कोई एजेंसी आके पहुंच गया। ये सारे को करते करते हम वैट तक पहुंचे, फिर वैट से आगे हम पहुंच के आए 2017 में। बहुत मशक्कत के बाद हम लोग जीएसटी वन नेशन वन टैक्स सिस्टम को लागू किए। उस समय में 67 लाख लोग रजिस्टर किए जीएसटी प्लेटफॉर्म पे। हमारी पुरानी कॉम्प्लिकेटेड टैक्स को हमने सरल करने का काम किया। 2020 आते आते हमने हमारी कलेक्शन, मैं आगे एक सीरियल में, एक स्लाइड में दिखाऊंगा, लेकिन जब एक बढ़ के 2020 हुआ, हमारी टैक्स कलेक्शन उस समय में 7 लाख करोड़ कुछ था। 2017 में 7 लाख करोड़ की टैक्स कलेक्शन था, जो थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ, ये बढ़ के 11 लाख करोड़ रुपया हो गया। डिजिटल
प्रोसेस सब शुरू हुआ, ट्रेल सिमलेस हुआ, फिर आगे 21 से 23 तक क्या हमारा आया, इसकी एक्सपेंशन को और ईज किया गया। 24 आते आते जीएसटी में 1.5 करोड़ लोग, जो 67 लाख से शुरू हुई थी, यह संख्या बढ़ के 1.5 लाख करोड़ तक हुई और कलेक्शन 22 लाख करोड़ तक पहुंचा। 7 लाख से 3 गुना ज्यादा, लगभग 2 गुना नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुई। यानी हमारी यह प्रमाणित करती है व्यवस्था ठीक करो, कोई टैक्स चोरी करना नहीं चाहता है। अब कॉम्प्लेक्स रखोगे, इंस्पेक्टर राज रखोगे, बाजार अपना रास्ता ढूंढ निकालेगा। यह बाजार के नियम है। इसलिए इसको सरल, हमें अगर पारदर्शी व्यवस्था लानी है, खुले में करना पड़ेगा, खुले में करना पड़ेगा। आज भी बहुत चुनौती है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। कम से कम मैं बचपन से इस इलाका में घुमा हूं, मैं आपकी रोटी खाया हूं, आपकी चाय पिया हूं, आपके घरों में रात गुजारा हूं, मैं आपकी दुख दर्द को समझता हूं। कोई खराब चीज मन से नहीं कर, आप धर्मशाला बनाते हो कोई खराब चीज होती है क्या? मंदिर बनाते हो खराब चीज होती है क्या? अगर मंदिर धर्मशाला बनाते हो टैक्स क्यों नहीं दोगे? अगर डराएगा तो आप रास्ता निकाल ही लोगे। इसलिए इसकी प्रमाण में आपको इस ये जो नंबर को ना 67 लाख को 1.5 करोड़ पहुंचाने में मेरे झारसुगुड़ा का भी भूमिका है, मेरे उड़ीसा का भी भूमिका है, मेरे संबलपुर की भूमिका है। मैं यहां नहीं जानता, कभी मैं आपसे बैठना चाहूंगा, कभी और एक बार यहां मीटिंग बुलाओगे, मैं खाना खाऊंगा आपके साथ, फिर मैं झारसुगुड़ा की कई समझना चाहूंगा। उस समय फिर और 1-2 मंत्री मित्रों को, हमारे इंडस्ट्री मंत्री को ले आएंगे, हमारे एमएसएमई मंत्री तो हैं, हम 4-5 मंत्री रंगोधर इतना बड़ा तिस्मार खां घूमते हो, यहाँ कम से कम 2-3 महीने में मंत्रियों के साथ यहाँ की बाजार की मीटिंग कराओ। और एक बार कहना, मंत्री भाषण नहीं देगा, मंत्री नोट लेके बैठ के सुनेगा। मैं भी आज कई चीज, मेरे को यहाँ अभी कहा गया कि अभी कोई मित्र ने मेरे कान पे आके कहा कि भाई जो इनकम टैक्स की रिजोल्यूशन होता है क्या, एग्जेम्पशन के ऑफिस हमारा उड़ीसा में नहीं है, अभी हैदराबाद में ही है। मेरे लिए अच्छा, मैं भी लग जाऊंगा। मैं दिल्ली पहुंचने के बाद पहले मैं यहाँ से बिहार चला जाऊंगा, 3-4 दिन बाद में पहला मैं चिट्ठी लिखूंगा, आलोक तुम नोट रेडी करके जाओ, एक मेमोरेंडम उनसे ले लेना। हम उड़ीसा में, देखो मैं तो स्वभाव का आदमी हूँ, कोशिश करने में अगर दुनिया के किसी भी ताकतवर व्यक्ति को पूछना है तो मैं उसके पास पूछने के लिए राजी हूँ। बिल्कुल ये विषय करना ही है। इसीलिए मित्रों, आज ये जो समर्पण, ये जो उपलब्धि हुई ना, ये उपलब्धि मैं भारत की टैक्स पेयर को समर्पित करता हूं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में नंबर लिखाने वाले सभी व्यवसायी भाई बहनों को करता हूं। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी उपलब्धि है। इसीलिए जब कहा, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, इस बार बजट के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा, देखो प्रधानमंत्री जी एक प्रजातांत्रिक व्यक्तित्व है, लोगों की, प्रजा की अपेक्षा क्या है, अगर व्यवस्थापकों को या राजा को उसको समझ ना आए तो फिर राजत्व तो नहीं चलेगा, तानाशाह हो जाएगा, अनाचार आ जाएगा, अन्यथा आ जाएगा। जीएसटी सुधार हो, जीएसटी में 4 स्लैब घटे, ये कई लोग कह रहे थे, नागरिक भी कह रहे थे, उसको हमने आज 2025 में किया। हमने जीएसटी 2.0 की विजन लेके आया, हमने 4 स्लैब से उसको 2 स्लैब किया, हमने भी 12 और 24 28 और 12 को हटाया और उसमें हम कई सेक्टर में हमने सुधार किया। आगे मित्रों, अभी मैंने थोड़ा इसको कह भी चुका है, फिर इसको आपके सामने एक बार दिखाने की कोशिश किया। 17-18 में लगभग 7.19 करोड़ की कलेक्शन था, ये बढ़ते 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 ये 22.8 तक गया है। ये आपकी देन है, आप लोगों ने ग्रेजुअली एक 20-21 में इसीलिए घटा, उस साल कोरोना था, कोरोना कारण थोड़ा स्लाइड देंगे घटा, नहीं तो आगे बढ़ गया। आगे मित्रों, मोटा मोटी जीएसटी में बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अभी तो हमारे भाई साहब ने कहा कि मेरा 1,20,000 रुपया का फायदा हुआ। कम से कम आप एक बार, मैं तो अनुरोध करूंगा, कोई स्कूल में कलेक्टर साहब पकड़ो उनको, कम से कम कोई सरकारी स्कूल में उनके घर के पास, या ये तो आप तो सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे ना, ये जिस सरकारी स्कूल में पढ़े, कम से कम उनकी 20,000 रुपया में कम से कम 2,000 रुपया लेके वहां बच्चों को फल खिला दो, काजू बादाम खिला दो।
थोड़ा फ्रूटी पिला दो, थोड़ा उनकी सेहत ठीक हो जाए। मैं तो अभी जीएसटी की तो अभी तो लाभ आ ही चुका है, मैं क्या समझाऊंगा। मैं अभी झारसुगुड़ा में संबलपुर में था, मेरे कोई मित्र एक नया गाड़ी खरीदा, बोले साहब आप मेरे गाड़ी में आज बैठ के जाओगे। मैं उसकी गाड़ी में हिमांशु जी की बात को, ये तो बड़े कड़क अफिसर है, ये सिक्योरिटी में हमको घेर के रखते हैं, उनको मैं बात को ना मानते हुए मैं उस मेरे मित्र की गाड़ी में बैठ के, बोला भाई मैं गाड़ी खरीदा हूं, मेरे को लगभग 70-80 हजार रुपया की फायदा हुआ है प्रधानमंत्री जी के निर्णय के कारण। मैं आपको इसीलिए गाड़ी में बिठाया और मीठा खाओ कि मेरा 70 हजार, कोई गुरु नया गाड़ी खरीदा है, महिंद्रा एन, स्कॉर्पियो एन खरीदा हो, बोला 70-80 हजार, 70 ज्यादा हुआ महिंद्रा एन में, नहीं क्रेटा वो तो कही, और भी कह दिए, महिंद्रा एन में कितना फायदा हुआ? 80। ठीक कहा तब, वो कहा, वो ठीक तो कहा, बच्चा सही कहा, उसको भी मांगो, अब तू 1,500 रुपया दे दे कलेक्टर को जाके, ये टैक्स नहीं है, विनती है बच्चों के लिए। आप जिस सरकारी स्कूल में पढ़े, मतलब आखिर में मेरा भी, मैं देखो मैं भी आधा बनिया हूँ, झारसुगुड़ा में रोटी खाए तो बनिया तो थोड़ा सा हो गया ना, मैं एक दो चीज मांगने आया हूँ यहाँ आपके पास, सब कलेक्टर को हमारे माध्यम करके मैं आपको मांग के जाऊंगा। मित्रों मैंने आज झारसुगुड़ संबलपुर में भी उसकी फील्ड है, फिर भी मैं आपको 2-3 चीज समझा रहा हूँ। देखो सस्ता किस चीज हुई, जब 28 और 12 हट गया, हेयर ऑयल, सोप, शैम्पूज, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, बाईसाइकिल, सामान्य आदमी की जो रोजमर्रा की चीज, ये जिसकी टैक्स पहले 12 से 18 था, वो 5% हो गया। सारे प्रकार की खाने की चीज, दूध, पनीर, चपाती, उसमें नील हो गया। थोड़ा मध्य वर्गीय लोग, सामान्य लोग, गरीब लोग, सबकी इच्छा है कि हमारे घर में एक रूम पे एसी हो जाए, गर्मी के दिन में सभी घर वाले दिन में कम से कम दिन वाले नींद तो थोड़ा ठीक से हो जाए, बुजुर्ग लोग वहीं रह जाए, थोड़ा माँ पिताजी की आयु और 2-5 साल बढ़ जाएगी। एक तो एसी घर में आ जाए, एक तो कूलर आ जाए, एक तो थोड़ा माँ की इच्छा रहती है कि भाई माँ के लिए एक डिश वॉशर आ जाए, थोड़ा टीवी आ जाए, बड़ा स्क्रीन आ जाए, थोड़ा मॉनिटर प्रोजेक्टर आ जाए तो बच्चे पढ़ भी लेंगे अच्छा। ये सारे खर्चे की दाम आज 18% हो गया, 28 था 18% हो गया। कार के बारे में मैं ना कहूं, मोटरसाइकिल के बारे में ना कहूं, ये सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। अभी तो कंपनी वाले, कल मैंने देखा हमारे जसवीर भैया का शायद होंडा की शोरूम है, मैंने कहा देखा यार मेरे नाम पे एक फोटो छपा है प्रधानमंत्री जी का, अर्थमंत्री जी का, मेरे नाम पे। मैं थोड़ा गाड़ी को रुको देर क्या चला, मेरे नाम पे क्यों फोटो छपाया है? अभी उन्होंने देखा कि भाई, उन्होंने लिखा सारे अपना होंडा मॉडल की पुराने रेट दिया है, नया रेट दिया है, और जीएसटी का छूट दिया। मेरे को अच्छा लगा कि मेरा फोटो भी लगा दिया, आप थोड़ा मेरा भी लगा देना, इन तो टोंको का ही लगा देना, प्रदीप भाई का लगा देना, थोड़ा प्रधानमंत्री का लगाना, तो थोड़ा हमारे भी, हमको भाई कल्याण हो जाएगा, हम आपकी प्रशंसा करेंगे, झारसुगुड़ा वाले अच्छे किए हैं। देखो सारे गाड़ियां सस्ता हो चुकी है। मैं शिक्षा मंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष करके उसी दिन कृतज्ञता जताई जब उन्होंने कहा कि पेंसिल, चार्ट्स, कटर, इरेजर, नोटबुक्स और मैप्स, ये सारे के ऊपर अभी जीरो टैक्स होगा, जीरो टैक्स होगा। गरीब बच्चों की पढ़ने की मल्टीफोल्ड जंप होगा। मैं ये जीएसटी की उपलब्धि मानता हूं। सारे देखो भारत में ना, जितने लोगों को इंश्योरेंस करनी चाहिए, उस इंश्योरेंस की कुल मिला के, इंश्योरेंस वाले कोई मित्र बैठे होंगे, 20-25% तक इंश्योरेंस हो पा रहा है, बाकी 30% इंश्योरेंस मार्केट अभी खाली है। खाली होने का, नहीं हो पाने के कारण था कि इंश्योरेंस के ऊपर 18% जीएसटी थी। अभी आपने सर्विस टैक्स के बारे में कहा, वो भी घटेगा धीरे धीरे। थोड़ा कमाई रहे हो तो थोड़ा थोड़ा तो पैसा दो, कार में दिया उसमें खुश नहीं हो रहे हो, या 2,500 रुपया ले लिए दोस्त में से, फिर गरीबों को चाय कैसे पिलाएंगे, खाना कैसे खिलाएंगे, चावल कैसे देंगे, रोड कैसे बनाएंगे, गरीबों को मुफ्त में दवाई कैसे देंगे? थोड़ा तो भाई भामासा आपसे थोड़ा तो ले लेंगे। अरे प्रोफेशनल धनी नहीं है क्या? आज सबसे बड़ा धनी सीए है। देखो प्रोफेशनल हमारा प्रशांत किशोर भी है, अभी टीवी में करोड़ों रुपया का मैंने पैसा कमाया, सलाह दे के पैसा कमा ले, एक तो प्रोफेशनल है। देखो ये अभी ये जो मैंने कहा आपको ना, इंश्योरेंस में पहले 100 रुपया की इंश्योरेंस खरीदो पॉलिसी तो देना पड़ता था 118 रुपया, यह सबसे बाधक था, सबसे चैलेंज था। इसलिए अभी हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में और हेल्थ इंश्योरेंस में दोनों को घटा के शून्य किया। मेडिसिन सस्ते हुए,
मेडिसिन, मेडिकल डिवाइस एंड इक्विपमेंट, इसमें 18 से 12 से घटा के 0 से 5 तक ले आए, ये एक उपलब्धि हुई। आगे देखो, अगर मैं नेट में आपको कहूं, टूथपेस्ट 13 रुपया, मैंने सैंपल कह रहा हूं, सारे में हुआ होगा, टूथपेस्ट 13 रुपया घटा, मिल्क 3 रुपया घटा, शुगर 3 रुपया पर केजी घटा, हेयर ऑयल 26 रुपया घटा, दही 3 रुपया घटा। ये सारे सामान्य लोगों, किसी घर में भी दही नहीं है, किसी घर में भी चीनी नहीं है, किसी घर में घी नहीं है, किसी घर में टूथपेस्ट, मिल्क और दही नहीं है, ये सब आज सस्ता हुआ है। आगे इसको कहूं क्या, स्वीट में 60,000 रुपया खर्च सस्ता हुआ, क्रेटा में 72,000, डिजायर में 61,000, एक्टिवा में 7,000, ग्लैमोर में 8,000, मोटरसाइकिल्स में, और वागनर में 57,000 करोड़। आगे इसके पहले एक था शायद, इसमें देखिए एग्री प्रोड्यूस में ट्रैक्टर सस्ते हुए, मशीन सस्ते हुए, सॉइल प्रिपरेशन करने वाले मशीन सस्ते हुए, कल्टीवेशन सस्ता हुआ, हार्वेस्टर सस्ता हुआ, थ्रेसिंग इक्विपमेंट सस्ता हुआ, जो 5% की कैटेगरी में आ गए। सोलर कुकर, गरीबों के घर में मुफ्त में चूल्हा लगाने के लिए नाम है सोलर कुकर। सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, विंड मिल्स, टाइडल वेव्स, एनर्जी डिवाइस, ये सब सस्ता हुए। इको फ्रेंडली सस्टेनेबल फार्मिंग, ये सस्ता हुए, 5% टैक्स लगा। स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन वाले सारे इक्विपमेंट सस्ता हुए। फर्टिलाइजर इनपुट सस्ता हुआ, 5% हो गया। एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर 5% की इक्विपमेंट में आ गया। ये सारे में एग्रीकल्चर में जो ज्यादा उत्पादन बढ़ाएगा, जो ज्यादा किसानों को फायदा देगा, ये लगभग 5% की ब्रैकेट में आ गया एग्रीकल्चर। अगर सबसे जीएसटी के उपरांत सामान्य लोगों में, मध्य वर्गीय लोगों को, हाउस एप्लीकेंट्स और डे टू स्पेंडिंग, तो उनका सस्ता हुआ ही हुआ। एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन, ये तीनों सब्सटेंशियली रिडक्शन हुआ खर्चे में, ये जीएसटी का बड़ा उपलब्धि। अभी आए उड़ीसा में, उसकी क्या इंपैक्ट। आगे उड़ीसा में, आगे उसके पहले एक था जब, बस अभी देखिए उसमें उड़ीसा में क्या उसकी इंपैक्ट आएगा। उड़ीसा में एग्रीकल्चर में सीधा इस बेल्ट में एग्रीकल्चर में उसकी प्रभाव आएगा। हमारी बरगढ़ में, टाइम अच्छी, बरगढ़ में से लेके संबलपुर इलाका में एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स। अभी आदिवासियों में हमारी झारसुगुड़ा जिला भी तेंदुपत्ता प्लॉकर्स की जिला है। तेंदुपत्ता की जीएसटी रेट पहले होती थी 18%, ये घट के 5% हो गया। सीधा सीधा बीड़ी, हमारा तो झारसुगुड़ा बीड़ी पत्ता का एक बड़ा केंद्र है। बीड़ी पत्ता, बीड़ी बनाने वाला और तेंदुपत्ता, ये इकोसिस्टम है जिसमें 10 से 15 लाख ट्राइबल्स जुड़े रहते हैं, उनको फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग सस्ता होगा। हमारी माइनिंग इक्विपमेंट, माइनिंग में झारसुगुड़ा जिला में एक बात कहना चाहूंगा, तो पहले कोयला में 2 प्रकार की टैक्स होती थी। एक, कोयला 5% जीएसटी में था, लेकिन उसके ऊपर 400 रुपया सेस लगती थी। कई लोगों के मन में आता था कोयला जैसे कसीन गुड़ के ऊपर, पोल्यूटिंग गुड़ के ऊपर 5% टैक्स क्यों, उसको ज्यादा महंगा ना करे, बिजली ज्यादा महंगा ना हो जाए, 400 रुपया सेस लगा गया था। जीएसटी की एक शर्त था, धीरे धीरे सारे सेस खत्म होगा। कोल सेस को 400 रुपया खत्म किया गया। वो आमदनी में उड़ीसा को कुछ नहीं मिलता था, वो कॉमन पूल में जाता था, हमको कंपनी सेशन में जो मिलता नहीं तो हमको कुछ स्पेसिफिक नहीं मिलता था। जिसे जीएसटी में आधा आधा, केंद्र का आधा, राज्य का आधा। कोयले में 5% था तो हमको 2.5% मिलता था। अभी उड़ीसा की जितनी 200 मिलियन टन की कोयला उत्पादन होती है, इसकी लगभग 4,500-5 हजार करोड़ रुपया की टैक्स होगी। पहले 2.5% मिलता था, अभी उसकी 9% हमको मिला। उड़ीसा का सीधा सीधा इस जीएसटी के बाद कोयला में हमारी फायदा हुई। हमारी टूरिज्म पे हमारी 7,500, ये मे फेयर की सबसे एवरेज रूम क्या है, उसमें अभी 5% की, अभी उनको कहेंगे भाई जीएसटी घट गया है दिलीप भाई, उसको थोड़ा घटा ही दो, कहीं झारसुगुड़ा वालों के लिए थोड़ा डेस्टिनेशन में थोड़ा और सस्ता कर दो।
लेकिन इसमें टूरिज्म की बढ़ावा आएगी, उसमें बस वगैरह की सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से घटेगी। दूसरा एक उड़ीसा बारे में कहूं, हम संबलपुर में है, झारसुगुड़ा इलाका में है, सब वेस्टर्न उड़ीसा में है। हमारी मैनमेड फाइबर इसकी महंगा होती थी, पहले 18 से 12% छूट की दाम होती थी, ये घट के भी 5% हो गया। इसमें सीधा सीधा हमारी बुनकरों को फायदा होगा, तेंदुपत्ता, किसान, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बुनकर, सबको इसी बेल्ट में फायदा होगा। हमारे हेल्थ केयर के बारे में मैंने आपको पहले से समझाया। आगे मैंने फिर इसको थोड़ा समझाने की कोशिश किया। तेंदुपत्ता पहले 18 था, 5 हुआ, 15 लाख लोग फायदा होंगे, इसके 80% महिलाएं हैं। संबलपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, कंधमाल, बरगढ़, कलाहांडी, केउंझर, मयूरभंज, झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा उसमें लिखा नहीं, लेकिन वो बीड़ी पत्ता के कारण बीड़ी बनाने वाले लोग यहाँ झारसुगुड़ा जिले में पर्याप्त है, इसको फायदा होगा। आगे देखो, अभी कमर्शियल गुड्स व्हीकल में इतना कटौती आई तो गाड़ी वगैरह की सस्ता होगी, पैकेजिंग इंडस्ट्री सस्ता हुई, सीमेंट सस्ता हुई तो घरों गरीबों के घर ज्यादा बनेंगे। सीमेंट, बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स ये सस्ता हुए, जूट पार्टिकल बोर्ड सस्ता हुए, मार्बल एंड ग्रेनाइट ब्लॉक सस्ते हुए। ये सारे में अभी गरीबों के घर में छत आएगी, मार्बल डलेगी, ये सीधा सीधा फायदा है, सोसाइटी का एस्पिरेशनल जर्नी में है। आगे आगे आपने जैसे कहा सैनिटरी में हमारी ये सारे पढ़ाई वाला सारा चीज सस्ता हुआ, नोटबुक सस्ता हुआ, खिलौना सस्ता हुआ, बाईसाइकिल देखिए सीधा सीधा एक चीज है, कोई व्यक्ति भारत में नहीं है जिसके घर में साइकिल नहीं है। गरीबों के घर में तो है, धनी अपना मोटापा कमाने के लिए भी साइकिल चला रहे हैं, अच्छी बात है, चलाइए। और साइकिल, सारे साइकिल अभी सस्ता हुआ, फिट इंडिया करने के लिए साइकिल सस्ता हुआ। आगे अभी देखो, मैंने ये एमसीएल वाला आपको कहा था, 221 मिलियन टन कोयला उत्पादित होती है 23-24 में, जिसकी वैल्यू 2,500 रुपया पर टन होने से पहले 400 टन शेष होता था जो स्क्रैप्ड हो गया। जीएसटी कोल 5 से 18 हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम कोल एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज फ्रॉम 1400 करोड़ से लगभग 5,000 करोड़ रुपया होगी। एडिशनल स्टेट को 3,500 करोड़ रुपया की एडिशनल फायदा इसी जीएसटी के कारण उड़ीसा के खाते को मिलेगा। आगे पर्यटन में मैंने कहा था कि जैसे देखो, मैं अभी इन दिनों में, मैं जब पहले बरगढ़ देवगढ़ में था, मैं हीराकुद से लेके लखनपुर तक, पंचगांव तक मैं इसी बेल्ट में रिजर्व एयर को देखा था। इस बार मैं देब्रीगढ़ की तरफ की रिजर्व एयर को देख रहा हूं। मित्रों, मेरे मन में एक बात आई है कि हमारी ये हीरा की खदान जो थी, पश्चिम उड़ीसा के जो हीरा की खदान थी, जो आज डुबन में है, ये सच में रत्न गर्भा है, हीरों की खदान है। अगर हम आज के समय में अनडिवाइडेड संबलपुर जिले की, सुंदरगढ़ जिले की टूरिज्म को टैप करें तो दुनिया की कोई इलाका हम स्विट्जरलैंड से इस टूरिज्म पॉइंट को अच्छा बना सकते हैं, ये मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं। और उसकी एंट्री पॉइंट कहां होगा? आज हाई एंड एंट्री पॉइंट है एयरपोर्ट, और संयोग से मैं उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी रहा। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने झारसुगुड़ा एयरपोर्ट शुरू कर दिया। उस एयरपोर्ट के कारण एक टूरिज्म की बहुत बड़ा उछाल आएगी, और आने वाले दिनों में जैसे यहाँ उद्योग आए हैं, टूरिज्म एक इंडस्ट्री में सार्वजनिक रूप में, अभी दिल्ली बाबू से मेरा मिलना हुआ दिल्ली में, मैं उनको कहा कि आपने झारसुगुड़ा में बाकी होटल आप बनाओ, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत रूप में आभार प्रकट करता हूं, आपने हिम्मत की झारसुगुड़ा में मे फेयर खोलने के लिए, ये उसकी उपलब्धि है। अनेक अच्छे हमारे बाकी, हमारा तो स्टैंडर्ड पंजाब होटल है, हमारा कई रात गुजर गया पंजाब होटल में सो के, कोई कमरा नहीं होगा उस होटल में मैं जिसमें सोया नहीं होगा, ऊपर नीचे सब जगह पे मैं सोया है। हमको मैनेजर जानता था, मैं रात को 3 बजे आऊं, किसी को पूछूं ना पूछूं, मेरे को कौन सी कोई एक कमरा खोल देगा। होटल योगेंद्रा, पंजाब होटल का होटल योगेंद्रा, कोई कमरा नहीं होगा जिसमें मैंने नहीं सोयागा। लेकिन आज ये मे फेयर आया तो ये डेस्टिनेशन वेडिंग की पॉइंट बन रहा है। ऐसे आने वाले दिनों में 10-15 होटल इसी जोन पे हम बनाएंगे, जिस कारण टूरिज्म बढ़ेगी,
संबलपुर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, हमें जैसे क्रूज टूरिज्म होती है, अगर हम झारसुगुड़ा हीराकुद रिजर्वियर को उस प्रकार के एक सपना देख पाएंगे जो मैं आज देख के आया संबलपुर जिला में जमादार पाली एयरपोर्ट के पास मैं एक साइट देख के आया हूं, वहां एक होटल डिस्ट्रिक्ट बनाने की कल्पना की जा रही है। तो टूरिज्म हमें झारसुगुड़ा जिले में अभी हम लोगों ने तय किया है कि सबसे यहाँ का जो पुराना अंडरग्राउंड माइनिंग है, पुराना अंडरग्राउंड माइनिंग को हम लोग एक म्यूजियम में कन्वर्ट करेंगे। दुनिया के लोग दिखने आएंगे कि अंडरग्राउंड माइनिंग कैसे होती है, झारसुगुड़ा में उतरेंगे और ब्रजराज नगर जाके दिख के आएंगे। यहाँ की जो सौंदर्यता है उसको दिखाने के लिए इस बार की जीएसटी में जो टूरिज्म की कल्पना की गई, ये बहुत बड़ी मदद होगी। आगे टेक्सटाइल के बारे में, हैंडलूम के बारे में मैं आपको कहा, अभी धीरे धीरे हमारी संबलपुरी ब्रांड ग्लोबल ब्रांड तो है ही, इसको और मैग्नीफाई करना है, अभी और मॉडर्न मार्केट के साथ जोड़ना, इसकी प्लान हम लोग बना रहे हैं। ये जीएसटी की रिडक्शन और मदद करेगी सीधा सीधा गरीबों की। कल मित्रों मैं आपको बताऊं, कल मैं आईएम की एक प्रोग्राम में था, आईएम संबलपुर की 10 साल पूरे हुई। आईएम संबलपुर को मैंने बधाई दिया, उन्होंने इस इलाके की 80 मास्टर वीवर को इकट्ठा करके उनको आईएम की पढ़ाई करके उनको सर्टिफिकेट दिया है। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ, हमारे संबलपुर आईएम ने उसको कर दिया है। वीवर्स का काम बढ़ेगा। आगे हेल्थ के बारे में मैंने कहा, हेल्थ की सारा सेक्टर में सस्ता होने वाला है, सारा सेक्टर में गरीबों की इलाज सहज हो पाएगी, ये जीएसटी का सीधा सीधा उपलब्धि है। आगे मित्रों मैं और एक बात कहना चाहता हूं, इस स्लाइड को मैं और एक बात से जोड़ना चाहता हूं कि इस बार मोदी जी ने कहा कि डबल धमाका होगा। क्या डबल धमाका? मित्रों जो लोग कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं, हमने कहा था आपने तब क्यों नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हो, आपने जब था तब क्या किया था, मैं इसके कच्चा चिट्ठा खोलना चाहता हूं। देखिए पुराने रिजिम में टैक्स क्या होती थी, आप ज्यादा जानते हो मेरे से इसके बारे में। 8, 9, 10, 11, 12, मैं उस जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, 2 लाख तक भी आप टैक्स नहीं छोड़ते थे। समय था 12-15 साल पहले 2 लाख रुपया कमाओ तो भी उसके ऊपर टैक्स दो। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों में घटाते घटाते पिछले समय तक, पुराने नहीं, अभी से जो पुराने पिछले साल ये व्यवस्था थी, 8 लाख रुपया एनुअल होगा तो 30,000 देना पड़ेगा, 9 से 40, 10 से 50 और 11 से 65, 12 से 80, 16 से 1,70,000। अभी एक स्ट्रोक में हमने ये तय किया कि भाई 12 लाख तक जो आमदनी करता है उसको जीरो टैक्स देना पड़ेगा, जीरो टैक्स देना पड़ेगा। सारे मिडिल क्लास को दोहरा फायदा होगा। एक तो पर्सनल इनकम टैक्स घट गई, आपकी वहां बचत हुई, आपकी बचत हुई कमाने में, आपकी खर्चने में बचत हुई जीएसटी कारण, इसलिए दो बार एक घर में लाख करोड़ रुपया बचत होगी। जानते हैं मध्य वर्गीय परिवार में 1 लाख रुपया की बचत यानी क्या? 1 लाख रुपया की बचत यानी उसकी बेटा 2-3 साल के अंदर आईआईटी पहुंचेगा, उसकी बेटी मेडिकल पढ़ेगी, उसकी बुढ़ा बाप की जिंदगी थोड़ा और 5-7 साल बढ़ सकता है, उसके घर में इज्जत की छत होगी, उसके कपड़े ठीक होंगे, वो भी मारुति गाड़ी लेके बाजार में इज्जत के साथ 4 घर में जा पाएगा। यह हमारी शासन की व्यवस्था हमने किया है। इनकम टैक्स रिडक्शन, जीएसटी में सेविंग्स, ये दोनों में हमने विनम्रता से कुछ करने का कोशिश किया। आगे देखिए इसके ऊपर क्या हुआ, ये जीएसटी घटी, प्राइसेस घट रहा है, इनकम बढ़ रहा है। मैंने कहा कि इनकम टैक्स में बचत हुई, जीएसटी की स्पेंडिंग में बचत हुई, इसके कारण बाजार में डिमांड आएगी। इस प्रकार की कई प्रकार के इतने रुपया के कपड़े खरीदोगे तो भी उसमें जीएसटी। अशोक भाई ठीक कह रहा हूं ना, आप दे तो रहे हो ना, मुंद्रा जी पक्का ना? अभी मोदी जी ने कहा सबको लिख दो, स्टिकर लगा दो, भाई जीएसटी घटा, ये उसकी ये है। ये सब हमारी बाजार उसको कोऑपरेट कर, नहीं तो ये बाउंसी नहीं आता, इसे उत्साह नहीं आता है। आप देखो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगी, ज्यादा फैक्ट्रियां चलेगी तो रोजगार बढ़ेगी, ज्यादा रोजगार बढ़ेगी तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू बाजार में आएगी, व्यक्तियों की जेब में पैसा आए या खजाने में पैसा आए, खर्चा बढ़ेगी। यही है सर्कुलर इकोनॉमी।
यही है विकसित भारत की रास्ता। विकसित भारत की रास्ता एक तरफा नहीं है, सिर्फ खर्चा करते जाओ, डिमांड ना बढ़ाओ, एक वेलफेयर योजना की झड़ी लगा दो, इसमें नहीं होगा। ये एक प्रयास हमने किया है पिछले 11 सालों में, एक लोगों की परामर्श से, लोगों की सुझाव से, जो समझ पाई, एक पारदर्शी, एक निर्णायक शासन प्रणाली का हमने व्यवस्था किया है। उसके आगे थैंक यू है, खत्म नहीं हुआ। लेकिन नहीं आप बैठे बोले 2-3 चीज में, अरे मांगा कहाँ है? मैंने कहा था मैं मांगूंगा, वैसे थोड़ी है। आप सिर्फ आप मेरे को पढ़ाओगे और मैं 2-3 चीज मांग के ही जाऊंगा ना। देखो, मैं झारसुगुड़ा की 2-3 विशेषता आपको कहना चाहता हूं। इन दिनों में झारसुगुड़ा ने क्या किया? झारसुगुड़ा ने, आपको मालूम है, इस जिले की एक छोटी सी लड़की, लखनपुर के ग्रामीण स्कूल की लड़की, प्रधानमंत्री जी हर एक साल परीक्षा पे चर्चा में बच्चों को मिलते हैं। मैं उस प्रोग्राम में भी रहता हूं, प्रधानमंत्री के साथ बच्चे बात करते हैं, हम लोग वहीं रहते हैं। मैंने देखा एक बच्चे बड़े आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंटली प्रधानमंत्री से बातचीत करते, कभी इंग्लिश में बोले, कभी हिंदी में बोले। तो मैं जब प्रधानमंत्री चले गए बच्चों के साथ, मेरे को मिलने का बारी आई, तो मैंने उस लड़की से तो मैंने प्रभावित था, बड़े तरीके से प्रधानमंत्री को प्रश्न पूछ रहा था। मेरे को लगा कहीं होगा ये दिल्ली उल्ली की लड़की होगी, नहीं तो उत्तर भारत की कहीं लड़की होगी, उसकी हिंदी इतनी बढ़िया है, इंग्लिश में उसकी इतना सेंटेंस प्रोनाउंसिएशन उसकी इतनी बढ़िया है। मैं तो कल्पना में कभी नहीं सोचा था कि ये उड़ीसा की लड़की होगी। मैंने पूछा, बेटा आप कहां से हो? बोला मैं उड़ीसा से हूं। मेरे कान खड़े हो गए। बोले यार उड़ीसा का कहां, कौन से जिले के? बोला मैं झारसुगुड़ा का हूं। बोले वह झारसुगुड़ा कहां से हो? बता। मेरे उत्सुकता है, मैं झारसुगुड़ा के लगभग गांव तो जानता हूं। बोला मैं लखनपुर का हूं। तो मेरे तो होश ही उड़ गए। नाम पूछा उसको, सामान्य किसान की बेटी। पिताजी से मैंने बात किया वहीं से, उसकी फोन से मैंने पिताजी को बात किया। पिताजी ठेठ किसान है, किसान की बेटी प्रधानमंत्री की कोई बने बड़े घर की तो बेटी था नहीं। मैं तो शिक्षा मंत्री में ही बुला के लिया था, मैं जानता ही नहीं था। एक कंपटीशन में अपने प्रतिभा के आधार पे लड़की ने प्रधानमंत्री को मिलने का सिलेक्ट हुआ और आत्मविश्वास के साथ अपने बाप को रख के आई। अभी प्रधानमंत्री जब आए थे, उनको बुलाए थे मिलने के लिए, वो बेटी अभी उनको पिछले सप्ताह में मिली। उस लड़की का नाम है प्रीति बिस्वाल। ये भी झारसुगुड़ा का उपलब्धि है। आपको एक मालूम है, यहाँ एक शिक्षा अधिकारी है राधाकांत गर्तिया, है तो भाई जादूगर, कहाँ गया आज मेरे को मिला नहीं। है ये इधर राधाकांत है? नहीं उसका छोटा अधिकारी मिला, मेरे को कहा कि मैं साहब हमारा कहीं गए हैं। जब मैं पिछले 3-4 साल से झारसुगुड़ा आ रहा था, मैं थोड़ा कह रहा था कि देखो थोड़ा इसमें शिक्षा कैसे ठीक हो, और झारसुगुड़ा वाले आपको जान के आसान हो। इस बार राज्य सरकार ने एक इंडेक्स बनाई, कौन सी जिला शिक्षा में कहां खड़ा है। आपको मालूम है झारसुगुड़ा जिला राज्यों में 30 जिले में 1 नंबर आया है। मैं हमारे कलेक्टर साहब और गढ़तिया दोनों के माध्यम से जिला के सारे शिक्षकों को बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं इसमें उपलब्धि करने के लिए। ये हमारा झारसुगुड़ा जिला। मित्रों, मैं और एक बात कहूं, झारसुगुड़ा जिला में आप कितना जानते हो, अभी आपने किसी ने कहा मेरे को, आपने कह रहे कि भाई मैं कहता हूं कि इतिहास को हम बड़ी लकीर खींचेंगे। झारसुगुड़ा में जिला में क्या क्या होता है देखो। मेरे को आज हमारे ये रितेश सब समय में एक कलाकारी करता है। कहाँ गया रितेश? नहीं, अरे आया, मेरे को मिलके गया, कलाकार देख के गया। देखो मेरे को एक उन्होंने दिया, एक मेरे को दिया बुक मार्कर। मित्रों, मैं शिक्षा मंत्री हूं, लेकिन मैं नहीं जानता हूं एक छोटी सी जगह पे, झारसुगुड़ा जैसे एक जगह पे रितेश करते रहता है ऐसे कई काम, लेकिन उन्होंने एक बुक मार्क कर दिया। मैं इतना बढ़िया बुक मार्कर कभी अभी तक दिखा नहीं था। यह झारसुगुड़ा जिला की इमेजिनेशन है। यह झारसुगुड़ा जिला के अकेले रितेश की नहीं, तो हमारा सब बच्चे रितेश है। मौका मिले तो रितेश को आगे भी कर सकते, पीछे भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं इस जिले की क्रिएटिव इकोनॉमी को, ये आगे चल के और बड़ा होगा। अभी आपने कहा कि भाई लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि भाई आप इतिहास बदल दिया। हमने कहा बदला तो नहीं इतिहास को हमने।
अब औरंगजेब ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर को फतवा निकाला था तोड़ना चाहिए, हमने उसको इतिहास में लिखी थी, आपने पहले लिखा नहीं था, उसको हम लिखा गैजेट में, उनकी मुगलों की फरमान में है, कलकत्ता से बैठ के कहा कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ो। क्या बताओ, मैं सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले के नाम नहीं लिखनी चाहिए, लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए? उतना तो हमने क्या, क्यों हमको गाली मिलता है, आप हमारा संरक्षण करो, जो होगा होगा देखेंगे। चलो ये तो एक विवाद की बात है। आप जानते हो कि पिछले दिनों में जिनके हाथ में इतिहास लिखने के मौका रहा, उन्होंने क्या कहा, दुनिया की सबसे शांति की धर्म क्या है? शांति, फिर मैं कह रहा हूं, दुनिया की ज्यादा लोग किसको, हिमांशु जी तो कहेंगे ही सनातन, बुद्धिज्म। उनको लोग मानते हैं कि भाई ये बुद्धिज्म के एक नया ब्रांड बने। जानते हैं बुद्धिज्म पे भगवान बुद्ध के बाद किसको सबसे ज्यादा ग्राह्यता है? उनका नाम जानते हैं हम लोग क्या है? गुरु पद्म संभव। गुरु पद्म संभव, जानते गुरु पद्म संभव कहां के हैं? गुरु पद्म संभव का मैंने चैट जीपीटी को पूछा अभी, भाई गुरु पद्म संभव कहां के हैं? उन्होंने जो कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अरे एक स्टोरी में क्या होता है शर्मा जी, एक बार लिख के छोड़ देते हो, 1000 बार लिखना पड़ेगा तब जाकर नया इतिहास बनेगा। गुरु पद्म संभव झारसुगुड़ा जिले के हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अभी रायगढ़ जिले में, गजपति जिले में उनकी जो मोनिस्ट्री है, दलाई लामा जी के जो दूसरे व्यक्ति है तिब्बत परंपरा के, वो मेरे को अभी इन दिनों में कहीं मिले, भुवनेश्वर आ रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं झारसुगुड़ा। पिछले 2-3 महीने के अंदर बुद्धिज्म का एक बड़ा वर्कशॉप हुई थी भीकमपाली में। मैंने टोंकोदर देखो देखो क्या हो रहा है, थोड़ा देखो मदद करो, बोले भीकमपाली में हो रहा है। दुनिया की बुद्धिस्ट आए थे वो लोग, जो मैंने भी चैट जीपीटी को पूछ के समझा कि गुरु, मैंने सुना था, मतलब गुरु ने कहा था मेरे को, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं झारसुगुड़ा, क्योंकि गुरु पद्म संभव झारसुगुड़ा जिले में जन्म हुए थे, जो भगवान बुद्ध के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली, जो तिब्बत वाला रूट है ना, बुद्धिज्म में कई प्रकार की आयाम है, उसमें तिब्बत वाले जो समूह है, जो तंत्र विद्या की, बुद्धिज्म और तंत्र विद्या की जो विषय है, उस परंपरा के ये प्रतिष्ठाता थे, ये यहीं के थे। ये कब के थे? ईसा पूर्व 8वीं सदी में, मैंने आज से लगभग 3000 साल पहले। ये ऐसा भूमि नहीं है, आज से 3000 साल पहले यहां ऐसे एक आध्यात्म व्यक्ति जन्म हुए, जिन्होंने, निकले तो सनातन से, बुद्धिज्म तो सनातन का हिस्सा ही है, दुनिया को प्रभावित करने वाला ताकत इसी भूमि में है। यह झारसुगुड़ा जिला है मित्रों। आज संयोग से हम लोग आज इसी परिस्थिति में 21वीं सदी में, जब हम आजादी के ठीक 22 साल के बाद शताब्दी मनाएंगे आजादी का, और जो नया उड़ीसा बना है, उड़ीसा में झारसुगुड़ा का कंट्रीब्यूशन क्या जानते हैं आप लोग? उत्कल सम्मेलनी का कई विषय इसी ऐतिहासिक शहर झारसुगुड़ा में बैठी थी। यही निर्णय हुआ था कि स्वतंत्र उड़ीसा होनी चाहिए। मित्रों, इस ऐतिहासिक भूमि है झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा एक भूगोल के खंड नहीं है, ये समय के हिसाब से अपना रूप और आकार बदलता है, उसकी पात्र बदलता है, लेकिन स्वभाव, चरित्र, संस्कार वही रहता है। हमको कहा जाता है इतिहास बदल देते हो। आज इतिहास में किसी गांव में अगर आपको पूछूं, इस विद्वत सभा को पूछूं, दुनिया में कौन सी स्वतंत्रता संग्रामी सबसे लंबे समय तक कारागार में रहे, उसके नाम आपको याद है? और भी देते हो। अमिताभ बच्चन क्या कहता है, वो टाइम देता है ना, कौन बनेगा करोड़पति में, ऑप्शन, और ऑप्शन देता हूं। विदेश का एक नाम को खूब चलता है उसका, नेल्सन मंडेला, वीर सुरेंद्र सहायता का पाए, और आप आए सावरकर, नेल्सन मंडेला। हाँ ठीक है। और ये शर्मा जी गुड़गोबर करते सब समय,
शर्मा जी उदंत साय, झारसुगुड़ा जिले से 30 किलोमीटर दूर खिंडा गांव में जन्मे हुए सुरेंद्र साय की भाई उदंत साय 47 साल 47 ईयर जेल में रहा 19वीं सदी में। आज से लगभग 200 साल पहले कल्पना करिए, ये इस भूमि है। वीर सुरेंद्र साय, माधो सिंह, करुणाकर नायक, ये सब इस भूमि के हैं। यह भूमि सामान्य भूमि नहीं है। हमें आज एक अवसर मिला इस भूमि में अपने जिंदगी बिताने का। हम सौभाग्यशाली है, आप सब सौभाग्यशाली हो। हमारे कलेक्टर भी सौभाग्यशाली, उनकी जिंदगी में आगे और अच्छा करे, एसपी और अच्छा करे, आईजी और अच्छा करे, लेकिन उनकी सौभाग्य है वो झारसुगुड़ा जिले की सेवा कर रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली झारसुगुड़ा जिले से जुड़े। इतने में काम नहीं होगा, जो अंतिम मांगने आया हूं। मित्रों देखो, मैं उड़ीसा में जब घूमता हूं शिक्षा को लेकर, मैं आपको आज इस सार्वजनिक मंच से झारसुगुड़ा ने मेरे को अनेक प्रेम दिया है। मैं जब झारसुगुड़ा के पास आया, अगर झारसुगुड़ा जिला ना चाहता आज डबल इंजन की सरकार नहीं होती। झारसुगुड़ा जिला की 2 सीट अगर हमारी झोली में आप नहीं देते, हमारा 81 नंबर नहीं होता। ये आपकी देन है। और मैं ही कह के गया था, मैं आया था कुलाबीरा की एक सभा में, मैं स्पष्ट रूप में कह के आया था कि मैं दिख पा रहा हूं आपको गद्दी छोड़ना पड़ेगा, उड़ीसा के लोग मन बना चुके हैं। उन दिनों में मेरे को गाली, परिहास, निंदा, तिरस्कार सब सुनने को मिला। कोई चिंता नहीं, उड़िया लोगों की निर्णय हुआ। लेकिन मित्र, जब हम दायित्व में आज हैं, मेरे मन में एक आ रहा है कि भाई हमारी विशेष करके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की 3-4 साल के प्रयास में अगर झारसुगुड़ा जिला की शिक्षा की टीम, गणितिया की टीम और पूरा समूह, अगर अभी हमारे नया कलेक्टर उसको आगे बढ़ाएगा, मेरा पूरा भरोसा है, उनको मैं जानता हूं। पद्मपुर जिले में जैसे पिछड़े इलाका, भाई आपके उन्होंने कहा, पुरोहित जी उनको भी धन्यवाद देता हूं, जगह तो उन्होंने बना के आया था भाई। कल सेंट्रल स्कूल की सैंक्शन प्रधानमंत्री ने कर दिया, ये आपका ही श्रेय जाता है कलेक्टर साहब। लेकिन जो पिछले कलेक्टर रही आबोली ने और गणितिया की ये टीम ने जिले की शिक्षा को ठीक करा पाए। कलेक्टर साहब और एसपी साहब, आपकी टीम की दायित्व बनते उस वेतन तो रिले की वेतन है, आपको वेतन देके गया, उसको और आप आगे बढ़ाओ। जिले की कितने स्कूल होंगे? जिले में 1001 स्कूल होंगे। जिले में प्राइमरी स्कूल संख्या कितना है? 800,000 स्कूल होंगे। जिले में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, झारसुगुड़ा, ब्रजराजनगर, बेलपाड़, ये इंडस्ट्रियल इलाका तय करे कम से कम उन बच्चों की स्वास्थ्य के बारे में, विशेष करके सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की स्वास्थ्य के बारे में जिला प्रशासन के माध्यम से ऐसा ही एक व्यवस्था बने, कम से कम उनकी स्वास्थ्य ठीक रहे। उन बच्चों के नेतृत्व में आने वाले दिनों में हमारी देश आगे बढ़ने वाला है। अगर मेरे ये वीर प्रसु भूमि एक समय में गुरु पद्म संभव को जन्म दिया, अगर वीर सुरेंद्र साय को जन्म दिया, अगर करुणाकर सिंह नायक को जन्म दिया, तब ये आने वाले विश्व की बड़ा नेतृत्व को भी तैयार कर रहा होगा। ये प्रकृति के गर्भ में बन चुकी होगी, ये किसको पता है। हमारी दायित्व है हमारे जिले के सभी बच्चों को पोषण में, उनकी न्यूट्रिशन में। मैं कभी आपके साथ छोटे टोली में और बैठना चाहूंगा, कलेक्टर उसकी योजना बनाए। कम से कम एक आप लोगों, क्या आपके घरों में शादी होती है, आपका तो कंपटीशन होते, कितने प्रकार के फल आए, कहां से गाना गाने वाले आए, करिए, आनंद करिए भाई, संपन्नता ऐसे होनी चाहिए। लेकिन आप उसी समय में थोड़ा बच्चों को फल खिला दीजिए, बच्चों को थोड़ा उनकी क्लासरूम को डिजिटल बनवा दीजिए। उस स्कूल में इंटरनेट लगाने की व्यवस्था सरकार कर रही है, आप मदद करोगे तो स्पीड हो जाएगी। हमें आने वाले 25 साल तक झारसुगुड़ा जिले को राज्य की 1 नंबर पढ़ाई में रखेंगे, ये हमारी आज निर्णय होनी चाहिए। तो जीएसटी की बचत सही दान पात्र में जाएगा। आपने मेरे को मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कितना आपको बात रख पाया, समझाया, कि आप जानो, आपने मेरे को मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय मां